गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम आरसीसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डीआर बीम। इससे पहले मैंने आपको सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम के सारे कंसेप्ट बताए थे, डिजाइन स्टेप बताए थे। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीआर बीम, कोड 303 यूनिट 3 में। डीआर का मतलब डबली रीइंफोर्समेंट बीम। डीआर का मतलब डबली रीइंफोर्समेंट बीम। डबली, इससे पहले हमने पढ़ा था सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम, एसआर बीम, और ये है डीआर। तो सिंगली और डबली में सबसे पहले आपको डिफरेंशिएट करना सीखना आना चाहिए कि सिंगली बीम क्या है और डबली बीम क्या है। सिंगली बीम है जब जिसके ओनली टेंशन जोन में ही स्टील प्रोवाइड करें, ओनली टेंशन जोन में ही स्टील प्रोवाइड करें आपका, वो है सिंगली बीम। डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है? वह बीम जिसके टेंशन रीइंफोर्समेंट, टेंशन जोन एज वेल एज कंप्रेशन जोन दोनों में स्टील प्रोवाइड करें। अब जैसे अगर ये बीम में देख रहा हूं सेक्शन क्रॉस सेक्शन, ये इसका एनए से नीचे टेंशन जोन है, ये एनए से ऊपर कंप्रेशन जोन है। तो अगर सिंगली होती तो मैं यहीं पर ही रीइंफोर्समेंट देता, लेकिन चूंकि डबली बीम है तो ऊपर भी रीइंफोर्समेंट है, नीचे भी। तो ऐसी बीम जिसके दोनों जोन में टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन दोनों जोन में स्टील प्रोवाइड करें इज नोन एज डबली बीम, इज नोन एज डबली बीम, जिसको हम बोलते हैं डी आर रेक्टेंगुलर सेक्शन या डी आर बीम। ये तो क्लियर हो गया आपका। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि डी आर बीम की जरूरत क्यों है, डीआर बीम की जरूरत क्यों है डबली रीइंफोर्समेंट बीम की। तो डबली रीइंफोर्समेंट की बीम इसलिए जरूरत है कि आईएस कोड ये कहता है सिंगली बीम में आप मैक्सिमम बैलेंस सेक्शन आप डिजाइन कर सकते हो। चाहो तो सेक्शन डिजाइन तो करना यूआर ही चाहिए, लेकिन फिर भी आप बैलेंस सेक्शन तक डिजाइन कर सकते हो, लेकिन ओआर सेक्शन डिजाइन नहीं करते। तो अब ओआर सेक्शन की कई बार मजबूरी ये हो जाती है कि लोड ज़्यादा है, बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आ रहा है और उसके लिए बैलेंस सेक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो ओआर सेक्शन यूज करें। ओआर सेक्शन को आईएस कोड मना करता है। तो क्यों? वो अनइकोनॉमिकल है, वो आपका ब्रिटल फेलियर है, बिना वार्निंग दिए फेल होगा, तो इसलिए उसको रिकमेंड नहीं करते। तो फिर इसमें क्या करें? तो फिर इसमें हम यूज करते हैं डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन। क्या यूज करते हैं? डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन। अब डबली रीइंफोर्समेंट सेक्शन में हम स्टील नीचे और दोनों जगह प्रोवाइड करते हैं। तो इस स्टील को तो कहेंगे एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन। तो क्लियर। अब आईएस कोड की लिमिट क्या है? सिंगली बीम में टेंशन रीइंफोर्समेंट मैंने बता रखा आपको लास्ट वीडियो में, मैक्सिमम कितना? 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। कितना होना चाहिए? 4% ऑफ ग्रॉस एरिया। और डबली बीम में मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट 4% है, लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट भी 4% है। ठीक, तो ये 2% याद रखिए। मैक्सिमम टेंशन एंड कंप्रेशन स्टील मैक्सिमम 4%। वो एक दूसरी बात है कि 4% सरिया कभी भी पूरा प्रोवाइड नहीं करते। 1.5 से 2% या ज्यादा 2.5% क्रॉस सेक्शन का स्टील ही हम प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरा आपका सवाल ये उठता है कि इसकी क्या जरूरत है, डबली बीम की किन किन कंडीशन के अंदर, किन किन सिचुएशन में डबली बीम का प्रयोग करें। सबसे पहला कारण कि जब आपकी एक निश्चित साइज की जो बी एंड डी है, तो उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? आरबीडी स्क्वायर। नहीं, आपका आरबीडी स्क्वायर ये पड़ा है, तीनों स्टील ग्रेड के लिए अलग अलग है। 0.148, 0.148 एफसी के बीडी स्क्वायर, 0.133, 0.138, इस तरह एफसी के बीडी स्क्वायर आपने पढ़ा है। 250, 415 और 500 स्टील ग्रेड के लिए। तो अगर ये ऐसा है कि जिसमें बी और डी फिक्स कर लें किसी भी वजह से और बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, बैलेंस से भी ज्यादा, तो उस केस में हम डबली बीम यूज करेंगे। क्लियर समझ में आया कि जब बी और डी किसी भी सेक्शन के फिक्स हैं, चाहे वो हेडरूम की वजह से, चाहे आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन की वजह से, या किसी भी कारण की वजह से आपने फिक्स कर लिया साइजेस और उस पर बेंडिंग मोमेंट बैलेंस से ज्यादा है, तो बी और डी बढ़ा नहीं सकते, तो उसमें हम डबल यूज करेंगे। दूसरा, अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट
उस बीम उस सेक्शन पर बैलेंस आरबीडी स्क्वायर से ज़्यादा है तो उस केस में यूज करेंगे। तीसरा, अगर लोड रिवर्सिंग है, अल्टरनेटिंग है, टेंशन दोनों फेस पर आ रहा है तो भी हम डब्ल्यू बीम यूज करेंगे। लोड एक्सीडेंटल है, लेटरल थ्रस्ट है या कंटिन्यूस बीम है तो सपोर्ट पर डब्ल्यू बीम यूज करेंगे। तो ऐसा बहुत सारे कारण हैं जिसमें हम डब्ल्यू बीम यूज करते हैं, इस वजह से वो बात। तो मुख्य आपका फर्स्ट पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका कुछ फायदा है तो थोड़ा फायदा बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो जाता है, कंप्रेशन स्टील से डक्टिलिटी भी बढ़ जाती है, तो इस तरह से आप मान सकते हो ये। तो अगर इसमें अपन देखें नई चीज क्या है, एक तो एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन ये है, डी डैश, उसमें डी डैश नहीं था, क्यों? ये डी इफेक्टिव डेप्थ है, ये विड्थ है और टोटल डी आपकी ओवरऑल डेप्थ है। तो डी डैश क्या है? इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील, इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील डी डैश। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब अगर हम इसका कंसेप्ट देखें कि यार डीआर बीम किस तरह से है, तो डीआर बीम को इस तरह से मानिए कि पहला सेक्शन तो AST1 है, यानी बैलेंस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टील हो, बैलेंस सिंगली बीम, तो एक आपका सेक्शन फर्स्ट है। अब सवाल ये है कि इसमें तो AST और ASC है, तो एडिशनल आपका स्टील जो एक्स्ट्रा मूवमेंट के लिए AST2 ये, और इसके करस्पॉन्डिंग ASC ये, तो दोनों को ऐड करोगे तो आपका बनेगा डब्ल्यू। यानी इस AST को दो कंपोनेंट में तोड़ दो, एक कंपोनेंट AST1 और दूसरा AST2, और दोनों को ऐड करोगे तो बन जाएगा AST बराबर AST1 प्लस AST2, दोनों को ऐड कर दो AST, और ये AC है। तो सिंगली बैलेंस सेक्शन में आपको पता है कि ऊपर रिइंफोर्समेंट नहीं है, तो आपका ये नीचे सरिया है, तो बैलेंस स्टील के करस्पॉन्डिंग है, MU लिमिटिंग के अनुसार है, और जो मूवमेंट एक्स्ट्रा बचा उसके लिए AST2 और उसके करस्पॉन्डिंग AS। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल शब्दों में इसको आपको मैंने बताया। अब अगर हम ये देखें तो ये D डैश है, यहाँ से यहाँ तक D है, तो ये दूरी क्या है दोनों स्टील के सेंटर तक, D माइनस D डैश, D माइनस D डैश, और XU क्या है? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस टॉप से। तो आई थिंक ये पोर्शन क्लियर हुआ तो आपको डब्ल्यू का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब क्या है MU, यानी टोटल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है हमारे सेक्शन पर MU लिमिटिंग प्लस MU2, यानी MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिमिटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी बीम पर जो बेंडिंग लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो बैलेंस से ज्यादा है। अगर बैलेंस से कम है तो सेक्शन हम UR डिजाइन कर लेंगे, बैलेंस के बराबर तो बैलेंस कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि साइजेस तो कांस्टेंट है किसी भी वजह से, लेकिन बेंडिंग मूवमेंट उसमें बहुत ज्यादा है। कैसे? बैलेंस से भी ज्यादा है। तो उस केस में MU टोटल बेंडिंग मूवमेंट सेक्शन पर जो आ रहा है इक्वल टू MU लिमिटिंग प्लस MU2। तो जो MU लिमिटिंग के करस्पॉन्डिंग जो स्टील है वो तो AST1, और MU2 के करस्पॉन्डिंग, तो MU2 क्या हो जाएगा? MU माइनस MU लिमिटिंग। सपोज करो ये 400 ये 350 है, तो कितना हो गया? 50 केन मीटर मोमेंट के लिए आपको AST2 निकालना है और उसके करस्पॉन्डिंग ASC निकालना है, और उसको प्लेसमेंट कर दो टॉप के अंदर और ये आपका है बॉटम के अंदर। तो ये होगा सिंपल शब्दों में डबली रिइंफोर्समेंट बीम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आया कि यहाँ पर हमारा DR सेक्शन है, इसको हमने स्प्लिट अप कर दिया दो पार्ट में। एक में आपका सिंगली बैलेंस सेक्शन जिसको बोलते हैं लिमिटिंग सेक्शन हो आता है, ठीक, MU लिमिटिंग करस्पॉन्डिंग, और एक इसके अंदर हमने कर दिया कि जो बाकी का जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है, यानी बैलेंस से अलावा जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है उसके लिए हमारा AST2 टेंशन में एक्स्ट्रा सरिया। देखो क्या होता है जब बेंडिंग मूवमेंट ज्यादा है तो ये तो आपका AST1 तो जो बैलेंस करेगा, रजिस्ट करेगा MU लिमिटिंग को, और जो एक्स्ट्रा एडिशनल मोमेंट है, एडिशनल मोमेंट को रेजिस्टेंस के लिए आपने एक्स्ट्रा
टेंशन स्टील दिया और उसी के करस्पॉन्डिंग आपका कंप्रेशन स्टील दिया, तो वो बन गया आपका DR सेक्शन, डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट सेक्शन। अब इसका एनालिसिस अगर सेक्शन को देखें तो सेम है जैसे हमारा सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम का था, ऐसे ही डब्ल्यू रिइंफोर्समेंट बीम का है। कैसे? अगर हम सेक्शन देखें तो डी डैश में बता चुका हूं आपको, डी डैश है इफेक्टिव कवर टू कंप्रेशन स्टील, ठीक है। ये AC है, ये AST है, ये D है और ये आपका D डैश है, तो ये हो जाएगा D माइनस D डैश। अब अगर अब ये तो क्रॉस सेक्शन है, अब बात करें स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम क्या है? ये आपका कंक्रीट की है, ये स्टील की है, ये ऐसा ही सिंगली बीम में होता था। एक एक्स्ट्रा क्या है? XU डेप्थ ऑफ एन ए, मैक्सिमम स्ट्रेन इन बेंडिंग, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन इज 0.0035, ठीक है। और ये आपका स्ट्रेन इन स्टील एट फेलियर 0.002 प्लस 0.87 FI अपॉन ES, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वो आपने पढ़ा सिंगली में भी। एक यहाँ और है स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं जब हमारे पास ये है, ये D डैश है, ये वैल्यू है और आपका ये वैल्यू हो जाएगी, वो बात है नहीं, ये वैल्यू XU माइनस D डैश ये आपका हो जाएगा। तो ये अननोन है, तो स्ट्रेन एट द लेवल ऑफ कंप्रेशन स्टील जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम देखें, स्ट्रेस डायग्राम देखें तो आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस के नीचे तो इग्नोर करके चलते हैं हम कंक्रीट को, सिर्फ कंप्रेशन जोन में करें तो इसमें दो फोर्सेज हैं, C1 और C2। वैसे सिंगली रिइंफोर्समेंट बीम में एक फोर्स होता था, क्या होता था? C और T। इसके अंदर C1 प्लस C2 यानी टोटल जो देखेंगे C1 प्लस C2, तो टोटल C बराबर C1 प्लस C2। तो C1 तो क्या है? जो फोर्स रजिस्टर्ड बाय द कंक्रीट, और C2 क्या है? फोर्स रजिस्टर्ड बाय द कंप्रेशन स्टील, कंप्रेशन स्टील द्वारा फोर्स रेजिस्टेंट। तो इस तरह से ये C2 है, ये C1 है। तो आपको पता है अगर जो C1 है इसकी सीधी ऊपर से जो स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर में क्या होता है? एज पर कोड 0.42 XU, और ये कितनी दूरी पर है टॉप से इसकी सीधी? ये D डैश है, ये वाला आपका D डैश है, ठीक है। तो इस शेप में, और ये ऊपर आपका डिजाइन स्ट्रेस है 0.446 FC के। नीचे बात करें तो टोटल T, टोटल टेंसाइल फोर्स 0.87 FI AST। अब हम कैसे निकालते हैं न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ? C बराबर T से, इक्विलिब्रियम ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स C बराबर T। इसमें क्या करेंगे? C बराबर C1 प्लस C2 और बराबर इक्वल टू T। तो C1 क्या हो जाएगा आपका 0.36 FC के BXU जो आपने पहले सिंगली पढ़ा है, और C2 क्या हो जाएगा कि स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील FSC इंटू ASC, आगे स्ट्रेस इंटू एरिया, तो FSC इंटू ASC। तो FSC स्ट्रेस इन स्टील, आपका FSC क्या है? स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। तो ये हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेस इन टेंशन स्टील ज्यादा होगी और स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील कम होगी। एक तरह से अगर इसकी आपकी याद देखो तो 0.87 FI है, तो अगर मैं बात करूं 415 की तो 361 MPa होगी, 0.87 इंटू FI। लेकिन अगर कंप्रेशन स्टील की FSC देखूं स्ट्रेस, तो वो 361 MPa नहीं होगी, कम होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? ये स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन निश्चित तौर पर यहाँ पर इससे कम है। तो ये तो कंक्रीट की है, इसकी स्ट्रेन देखो 415 की तो 0.0038 है, तो ये वैल्यू 0.0035 से भी कम है। तो जितनी स्ट्रेन कम है स्ट्रेस कम होगी। तो इसलिए आपको इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी ये है कि आपका WBMR लेस इकोनॉमिकल। क्यों? कि जो स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील है वो फुल स्ट्रेस नहीं हो पाती, उस इसी कारण से आपका WBMR लेस इकोनॉमिकल। ये आपका पर्सन भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ के लिए क्या करोगे? C1 प्लस C2 बराबर T, और C1 आपको मैंने बता दिया सेम सिंगल की तरह, C2 है FSC इंटू ASC। तो इस तरह कर कर आप न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ एंड MOR निकाल सकते हो और डब्ल्यू बीम का डिजाइन कर सकते हो। बात आई थिंक आपको क्लियर हुआ हो। थैंक यू।